Hey guys, hope you are doing well. Welcome to AgriSilvi. आज भी हम बहुत सारे फ्लोरिकल्चर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे और मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन करूंगा. सो बी अटेंटिव, बी एन ऑप्टिमिस्ट. लेट्स स्टार्ट. हम ऑलरेडी ऑर्नामेंटल ट्रीज बहुत सारे डिस्कस कर चुके हैं इन आवर ऑर्नामेंटल ट्रीज पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो. सो आप जाकर वो देख सकते हैं, वहां से ये सवाल लिया गया है. तो फिर इनमें से कौन सा डेसिडियस ऑर्नामेंटल ट्री है? ऑस्ट्रेलियन अकासिया हमने वहां पे डिस्कस किया था. वेस्ट इंडियन ब्लैक थॉर्न ये डिस्कस नहीं किया था, तो इसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे. रोज ऑफ वेनेजुएला नहीं किए थे. और लास्ट वन मंकी ब्रेड ट्री. यू ट्राई टू गिव आंसर. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. यहाँ पे आप देख सकते हैं द आंसर इज मंकी ब्रेड ट्री. सो इसका साइंटिफिक नेम आपको पता होना चाहिए, आदानुसिया डिजिटाटा, और इसको बोलते हैं अफ्रीकन बाबूब. सो अफ्रीकन नाम से ही पता चल गया होगा, ये अफ्रीका कंट्री से बिलोंग होता है और इसका जीनस आदानुसिया है एंड नेटिव टू अफ्रीकन कॉन्टिनेंट. फैमिली याद रख लीजिए, मालवासी फैमिली, माल्पा फैमिली. ओके. साइंटिफिक नेम, कॉमन नेम इसका बाबोब ट्री, बट इंडिया में मंकी ब्रेड ट्री बहुत ही ज्यादा फेमस है. और ये ऑर्नामेंटल क्यों है आपको स्ट्रक्चर देख के पता चल जाएगा. ये पूरा उल्टा है, ट्री का उल्टा, मतलब डाउन ट्री इसको बोलते हैं. देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में इसका पिक्चर है. देख सकते हैं आप पिक्चर ऑफ मंकीस ब्रेड ट्री, और इसको बोलते हैं बाबोब ट्री. ऑर्नामेंटली बहुत ही खूबसूरत है. और ये देखिए, ये दिखता है रूट जैसा. ओके, इसीलिए इसको डाउन ट्री भी बोलते हैं. आज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको पूरी एक्सप्लेन करूंगा, मतलब पूरे के पूरे ऑप्शन. सो एक ऑप्शन ऐसा भी था, रोजो वेनेजुएला. सो रोजो वेनेजुएला होता है ब्राउनिया ग्रांडिस एंड इट इज ए स्पेसिस फाबासी, पर वो मंकी स्पॉट ट्री था मालवासी के. एंड इसको अदर भी कॉमन नेम इसका है, इसको भी बोलते हैं स्कारलेट फ्लैम बीन. किसको? रोजो वेनेजुएला को. ब्राउनिया ग्रांडिसेप्स इसका साइंटिफिक नेम, फैमिली फाबासी, इसको बोलते हैं रोजो वेनेजुएला एंड स्कारलेट फ्लेम बीन. आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत फ्लावर है. एक और ऑप्शन में था ब्लैक थ्रोन. सो ब्लैक थ्रोन होता है प्रूनस स्पिनोसा. प्रूनस वर्ड का मतलब बहुत ही मीठी बेरीज होता है प्रूनस. ओके, इसको स्लूई भी बोलते हैं. और ये फैमिली रोजास से बिलोंग करता है, रोज फैमिली से. इम्पोर्टेंट, रोज फैमिली से बिलोंग करता है प्रूनस, जिसको कॉमनली बोलते हैं ब्लैक थ्रोन. आप देख सकते हैं बेरीज कितना स्वीट है. बहुत सारे एमसीक्यू वीडियो देखने के बाद आई फाउंड दैट देयर इज लैक ऑफ एक्सप्लेनेशन. कोई भी एक्सप्लेन नहीं करता, मतलब सिर्फ क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया, बस ओवर. बट एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाई? बिकॉज एग्जाम में कौन सा वाला क्वेश्चन आएगा ना आपको पता है ना मेरे को पता है. तो फिर अगर आपको चारों के चारों ऑप्शन के बारे में पता होगा, क्वेश्चन के बारे में पता होगा, तो फिर चाहे क्वेश्चन थोड़ा सा मॉडिफाई हो जाए, आप आंसर दे सकते हैं, आप सही ऑप्शन पे क्लिक कर सकते हैं. ओके. हैबिट इज रिलेटेड विथ, यहाँ पे हैबिट क्या है, हैबिट क्या है ये तो आप कह सकते हैं, पर उसके अलावा हमें जानना है गार्डन मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस कौन कौन सा है. यू ट्राई टू आंसर. द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड. द आंसर इज ऑप्शन सी, पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ ऑर्नामेंटल प्लांट्स. ये तो आपको याद रह जाएगा कि हैबिट होता है ये सिर्फ हैबिट, मतलब अगर हम बटन में बात करें वो डिफरेंट हैबिट होता है, अगर वाइल्ड लाइफ में बात करें वो हैबिटेट डिफरेंट होता है. ओके, तो फिर यहाँ पे ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में हैबिट का मतलब पैटर्न ऑफ ग्रोथ. ये तो आसान सा चीज है, पर हमको पता होना चाहिए कि गार्डन में कल्चरल प्रैक्टिसेस क्या क्या होता है. 10 बेस्ट प्रैक्टिसेस यहाँ पे मैं लिखा हूं, जस्ट आपको एक ओवरव्यू चाहिए. यूज क्लीन सॉइल एंड कंपोस्ट. ओके, अच्छा वाला सॉइल एंड कंपोस्ट चाहिए. यूज रेस्ड बेड्स, क्योंकि अगर रेस्ड बेड्स नहीं होगा तो फिर वाटर लॉगिंग आ सकता है. अवॉइड ट्रीटेड वुड, अगर वुड प्रोडक्ट होगा गार्डन में तो फिर फंगस अटैक होने का चांसेस बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है. ओके.
एंड मेंटेन सॉइल न्यूट्रिएंट एंड पीएच। पीएच को तो मेंटेन करना ही पड़ेगा, कोई भी क्रॉप आप लगाओ। कवर और मल्चिंग इज वेरी मच important to maintain moisture, to maintain weed growth. These are very important. Keep an eye on children because many times you can see that gardens are more sensitive. Okay, young children can be more sensitive to certain chemicals in soil such as lead. Okay, leave the soil in the garden. Avoid bringing garden soil into your home. Remove soil from garden tools and harvest vegetables. Wash your hands because hands is a good transmitter of bacteria, virus and fungus. Wash and peel produce. Put a barrier under play areas. These are 10 important cultural practices, garden practices. वायोलेट का कंट्रास्ट कलर है ऑप्शन बी, येलो कलर। ओके, ये वायोलेट एग्जाम में आएगा ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, रेड भी आ सकता है। अगर रेड आया तो आप क्लिक करेंगे ग्रीन पे क्योंकि ये कंट्रास्ट कलर है रेड का। अगर वायोलेट आया में भी ऑप्शन में अंबर होगा तो फिर अंबर में क्लिक करेंगे, नहीं तो येलो। ओके, और अगर अंबर एंड येलो नहीं होगा तो फिर प्रेफरेंस देंगे ऑरेंज पे। पर ब्लू का ऑरेंज है तो फिर ये कलर व्हील आप याद रखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ही ज्यादा है। कंट्रास्ट कलर हम गार्डनिंग में यूज करते हैं ऑर्नामेंटल व्यू बढ़ाने के लिए। कुछ थ्योरी डिस्कस कर लेते हैं कलर के बारे में। पहले तो कंट्रास्टिंग कलर मैंने आपको बताया, उसको कॉम्प्लीमेंटरी कलर भी बोला जाता है और क्लासिंग कलर भी बोला जाता है। तो क्वेश्चन में कुछ भी आ सकता है, कॉम्प्लीमेंटरी कलर, क्लासिंग कलर, सब की सब एक ही चीज। एग्जाम्पल रेड का दिया है, मैंने अभी आपको बता दिया रेड का कंट्रास्टिंग कलर कैसे ब्लू है। और उसके बाद हम थोड़ा जानते हैं प्राइमरी कलर क्या है, सेकेंडरी कलर क्या है एंड टर्शियरी कलर क्या है। पहले तो आप इतना याद रखिए 3 प्राइमरी कलर है एंड 3 सब्ट्रैक्टिव कलर है जिसको हम सेकेंडरी कलर भी बोलते हैं, और 6 टर्शियरी कलर है। ओके, 6, 3 प्राइमरी, 3 सेकेंडरी एंड 3 टर्शियरी। जानते हैं क्या क्या? सो टोटल कितना हो गया? 12 कलर ही होता है आरजीबी में। तो जो प्राइमरी कलर है वो सबको पता ही है, रेड, ग्रीन, ब्लू। और जो सेकेंडरी कलर है वो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सियान, मैग्नेटा एंड येलो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, येलो एक प्राइमरी कलर है, नहीं, येलो एक सेकेंडरी कलर है। देन आता है टर्शियरी कलर। टर्शियरी कलर भी याद रखेंगे आप, 6 टर्शियरी कलर है, ऑरेंज, चैट्यूस, स्प्रिंग ग्रीन, आजियोर, वायोलेट एंड रोज। ये सारे फैशन डिजाइन में बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ऑलरेडी रोज के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं, रोज का वेराइटी, रोज का प्रोपेगेशन मेथड, रोज का प्लांट प्रोटेक्शन मेथड, ऑल आर डिस्कस्ड इन आवर रोज वीडियो। हम डिफरेंट फ्लोरिकल्चर के वीडियोज ला चुके हैं, रोज, एंथुरियम, क्राइसैंथेमम, ये सारे के सारे ऑलरेडी इज देयर इन आवर प्लेलिस्ट। यू गो जस्ट सर्च ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, आपको मिल जाएगा। तो फिर मैनेजमेंट ऑफ ब्लाइंड शूट इंक्लूड्स, बताइए ब्लाइंड शूट को मैनेज क्या करें? पहले तो आपको जानना पड़ेगा ब्लाइंड शूट क्या है, उसके बारे में रोज के बारे में आपको जानना पड़ेगा। रोज के बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं रोज के वीडियो में। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे उसको मैनेज कैसे करना है। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। द आंसर इज बोथ ए एंड बी, मतलब लाइट भी एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी रेस्पॉन्सिबल है ब्लाइंड शूट डिजीज के लिए।
पहले तो मैं बता देना चाहता हूँ ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, एनवायरमेंटली अफेक्टेड एंड फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर ब्लाइंड सूट डिजीज एंड वन मोर यू शुड रिमेंबर प्रोलिफरेशन ऑफ रोजेस, ये ऑल्सो एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है। फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर में दो ही चीज आता है, ब्लाइंड सूट एंड प्रोलिफरेशन। तो जानते हैं ब्लाइंड सूट क्या है, फिजियोलॉजिकल ये कैसे हुआ, लाइट रोज कल्टीवेशन को कैसे अफेक्ट करता है, यहाँ पे लिखा गया है, आप चाहें तो पढ़ सकते हैं। मैं आपको समरी फॉर्म में बता देता हूँ। अगर लाइट ज़्यादा है तो फिर हम शेड करके लाइट को मेंटेन कर सकते हैं। अगर लाइट कम है तो फिर हम लैंप लगा के और फ्लोरोसेंट मटेरियल कुछ लगा के हम लाइट को ज़्यादा कर सकते हैं, ये सारी चीज़ ओके। और लाइट एंड टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अगर लाइट आप ज़्यादा बढ़ाएंगे तो फिर टेम्परेचर भी थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो फिर इसी तरह आप लाइट एंड टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर हम आइडियल टेम्परेचर की बात करें तो फिर यही आइडियल है, मतलब 10,000, 12,000 टू 6,000 टू 8,000 इतना फुट कैंडल लाइट जरूरी है एक रोज कल्टीवेशन के लिए। अगर आप लाइट को अच्छी तरह मैनेज नहीं करोगे तब फिर बहुत सारे रिडक्शन हो जाएगा रोज फ्लावर में। देखिए यहाँ पे ए रिडक्शन ऑफ 12% लाइट इंटेंसिटी रिजल्ट इन 14% फ्लावर यील्ड, मतलब कितना अफेक्ट करता है। तो फिर बी केयरफुल टू लाइट, और ये लाइट भी एक फैक्टर है वो ब्लाइंड सूट डिजीज करने के लिए। देन आता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक सबस्ट्रेट है कैल्विन साइकिल के लिए, आपको पता ही होगा, फिजियोलॉजी में आप पढ़े होंगे। फोटोसिंथेसिस में डार्क रिएक्शन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो अगर आइडियल कंडीशन की बात करें 1200 से 2000 ppm ऑप्टिमम है। आप देख सकते हैं अगर कार्बन डाइऑक्साइड यील्ड कितना रिलेटेबल है, कितना कोरिलेशन है उन दोनों के बीच। सोनिया एक वेराइटी है, सोनिया यील्ड 25% मोर मार्केटेबल ब्लूम्स ओवर द पीरियड ऑफ फ्रॉम DEC MAR देन नॉन एनरिच प्लांट्स ओके। तो फिर यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड इंपॉर्टेंट है। और ये भी एक फैक्टर है, अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड को अच्छी तरह मेंटेन नहीं करोगे, मैनेज नहीं करोगे, ब्लाइंड सूट डिजीज होगा रोज में। तो फिर अगर ह्यूमिडिटी भी एक फैक्टर होता है, आपको 70% और 75% अराउंड ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना पड़ेगा। वेंटिलेशन भी एक फैक्टर होता है, इसीलिए रोज को जनरली हम ग्रीन हाउस में ग्रो करते हैं। रोज के बारे में बहुत सारे चीज ऑलरेडी हम MCQ 5, 6, 7 में डिस्कस कर चुके हैं, सो नो नीड टू एक्सप्लेन मच। मैंने कुछ रिसर्च पेपर ऐसे भी पाया जहां पे ब्लाइंड सूट डिजीज को एक न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी बता जाता है ओके। तो फिर जानते हैं क्या है एक्चुअली थ्योरी। मैं चाहता हूं आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन दे दूं, मतलब आप कहीं पे भी ऐसा नहीं लगे कि ये चीज मैंने नहीं पढ़ा है। ऑल रिलेटेड टू रोज यू कैन आंसर ओके, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू रोज। ए ब्लाइंड सूट इज ए स्टेम दैट ग्रोज एंड ग्रोज बट फ्लावर नेवर अपीयर्स एट द एंड ऑफ इट। फ्लावर तो नहीं आएगा, हमारा इकोनॉमिक पार्ट तो फ्लावर है ना। देयर आर फ्यू रीजन व्हाई दिस हैपेंस। चलते हैं, पहले तो वो बताते हैं इस रिसर्च पेपर में फ्रॉस्ट को बताते हैं रीजन, मतलब कोल्ड एरिया में, अगर हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, जम्मू एंड कश्मीर हो गया, इस सीजन में क्या होता है वो बोलते हैं द मोस्ट कॉमन वन इज लेट फ्रॉस्ट इन स्प्रिंग दैट किल्स द टीनी रोज बर्ड्स बिफोर दे कैन फुली फॉर्म, इसीलिए ब्लाइंड सूट होता है। कुछ रिसर्च पेपर ऐसे भी बोलते हैं न्यूट्रिएंट, शॉर्टेज ऑफ लाइट, टिनी मिजेस, बट जनरली सभी बोलते हैं फ्रॉस्ट के लिए। पर कुछ रिसर्च पेपर जैसे कि हमने देखा प्रीवियसली वो टेक्स्ट बुक में है, लाइट एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिस्पॉन्सिबल है फ्रॉस्ट के लिए। तो फिर क्योर क्या है, हम कैसे इसको मैनेज करें। अगर हो गया तो फिर आपको डीहेडिंग करना पड़ेगा उसी सूट को, तो फिर न्यू स्टेम आएगा दैट विल फ्लावर। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है, बहुत ही बार ICAR JRF में एंड डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है कि डिजीज के बारे में, रोज के डिजीज बारे में। डायबैक होता है डिप्लोडिया रोजारम का, पाउडरी मिल्ड्यू भी एक डिजीज है, स्पैथोरिया पानोसा, एंड रस्ट डिजीज, फ्रैगमिडम म्यूक्रोनाटम, डाउन मिल्ड्यू, पेरोनस्पेरा स्पार्सा। आपको याद नहीं रहेगा पर आप कुछ इंपोर्टेंट की पॉइंट याद रखिए, जैसे कि डायबैक मतलब डिप्लो,
पाउडरी मिल्ड्यू मतलब पान, रस्ट मतलब म्यूक्रो, डाउरी मिल्ड्यू मतलब स्पार्सा। ऐसे कुछ याद रख लिए, जैसे लिंक करके आप क्लिक कर सकते हैं, ऑप्शन होगा ना। अगर पेस्ट की बात करें, डिजीज ये है और ये पेस्ट। आप फिर रोजा है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, रोजा देख के क्लिक कर सकते हैं। थ्रिप्स से डोर्सालिस आप क्लिक करेंगे। कॉटन कुशन स्केल, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। कॉटन कुशन स्केल होता है रोज में, नॉट कॉटन। ओके। आइसरी परचेज, अगर आप इसका फोटो चाहते हैं और इसका मैकेनिज्म चाहते हैं तो फिर हमारा रोज वीडियो देखिए, जो कि ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर में, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ओके। ऑलरेडी क्राइसैंथेमम का वीडियो आ चुका है। क्राइसैंथेमम में हम वेराइटी, प्रोपागेशन, प्लांट प्रोटेक्शन एंड डिफरेंट चीजें से हम डिस्कस कर चुके हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो फिर यहाँ पे आते हैं, ये बोला है इनमें से कौन सा चीज सच है, कौन सा स्टेटमेंट सच है, मतलब ब्लीच्ड पेटल्स का कॉज क्या है। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज इन नेक्स्ट स्लाइड। क्राइसैंथेमम में ब्लीच्ड पेटल होता है हाई टेम्परेचर की वजह से। तो फिर जानते हैं कैसा होता है, कैसा दिखता है ब्लीच्ड पेटल। देखिए यहाँ पे लिखा है ब्लीच्ड पेटल स्पेशली ब्रोंज कलर और पिंक कल्टीवर के लिए ये ज्यादा ससेप्टेबल है। अगर आप ब्रोंज एंड पिंक कल्टीवर लगाएंगे क्राइसैंथेमम का तो फिर आपको ज्यादा ब्लीच्ड पेटल्स दिखेगा। पेटल्स क्या है, सेपल्स क्या है, ये सारे के सारे हम डिस्कस कर चुके हैं, सो नो नीड टू एक्सप्लेन। टेम्परेचर टू हाई ड्यूरिंग फ्लोरल डेवलपमेंट और स्टंट वायरस, ये दोनों चीज रेस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो फिर अगर सवाल आया ब्लीच्ड पेटल्स तो फिर आप क्लिक करेंगे स्टंट वायरस एंड हाई टेम्परेचर। अगर ऐसा आया इंटेंस कलर पिंक एंड ब्रोंज पेटल तो फिर आप क्लिक करेंगे लो लाइट टेम्परेचर। ऐसा भी आ सकता है पिंक कलरेशन इन व्हाइट पेटल्स तो फिर भी आप क्लिक करेंगे लो लाइट टेम्परेचर। ओके, ये तीनों चीज याद रखिए। ये फ्लावर क्राइसैंथेमम का है और आप देख सकते हैं इस पेरीफेरी रीजन पे क्राइसैंथेमम फ्लावर का कलर व्हाइट हो रहा है, मतलब ब्लीच्ड हो रहा है। इसको बोलते हैं ब्लीच्ड पेटल। पेटल मतलब कोरोला, कलरफुल पार्ट। द यूनाइटेड पेटल्स इज कॉल्ड कोरोला, ये सब आपको पता ही होगा। वैसे सेपल भी बोलते हैं, यूनाइटेड सेपल। कैलिक्स, कैलिक्स होता है ग्रीन पार्ट एक फ्लावर का। नेक्स्ट वन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, फ्लावर कलर ऑफ स्पाथोडिया निलोटिका। ये आईसीआर जेआरएफ में पूछा गया है और बहुत सारे एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आ चुका है। ये स्पाथोडिया निलोटिका के बारे में हम ऑर्नामेंटल ट्रीज वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, सो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं करूंगा, बस उसी स्लाइड को डायरेक्टली यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। आप देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे। यू ट्राई टू आंसर, द आंसर इज ऑप्शन बी ऑरेंज कलर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्पाथोडिया कॉम्प्लीमेंट है, ऑरेंज कलर। इसके बारे में जानते हैं, मैं जस्ट पेस्ट कर दूंगा वही प्रीवियसली ऑर्नामेंटल ट्रीज का एक स्लाइड। नाउ कम्स टू ट्यूलिप ट्री। बॉटनिकल नेम इज स्पाथोडिया कैम्पानुलाटा, family Bignoniaceae. Don't confuse with tulip plant. Tulip is a shrub ornamental plant. This is tulip tree, that is Spathodia campanulata, and this comes under Bignoniaceae family. We just read that jasmine tree, Indian oak tree comes under Bignoniaceae family also. Flowering season February, just arriving of summer season. Flowering color scarlet red flower, you can see here scarlet red flower, and this is very attractive. You can see this from very far, and important feature is it is looking like rose from distance, means this flower is looking like rose. Next question, proliferation of petals in carnation is related with। इसको भी हम प्रीवियस एमसीक्यू वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो फिर यू ट्राई टू आंसर, जस्ट रिमाइंड एंड आंसर। द आंसर इज ऑप्शन सी, कैलिक्स स्प्लिटिंग। कार्नेशन सी पे आता है, कैलिक्स स्प्लिटिंग सी पे आता है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। और कैलिक्स स्प्लिटिंग कार्नेशन का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये होता है लो टेम्परेचर की वजह से, मे भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन की वजह से। कुछ पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन नहीं है,
जो भी मिला मेरे को टेक्स्ट बुक से मैं उठा लिया। तो फिर कैलिक्स स्प्लिटिंग विच इज वेल नोन प्रॉब्लम इन कार्नेशन प्रोडक्शन इज कॉज्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पेटल्स और बाय लैटरल बॉड्स इनसाइड द कैलिक्स एट लो टेम्परेचर। ओके, लो टेम्परेचर की वजह से द फ्लावर बॉड इज मोर सेंसिटिव टू लो टेम्परेचर व्हेन इट इज 3 to 6 millimeter in diameter. Okay, 3 to 6 millimeter in diameter, those flowers are most susceptible to calyx splitting. ओके, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। देखते हैं कैसा तस्वीर होता है कैलिक्स स्प्लिटिंग का। कैलिक्स क्या है बता दे, जस्ट मैंने अभी को आपको बताया। कैलिक्स होता है कल ग्रीनी पार्ट ऑफ ए फ्लावर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलिक्स स्प्लिटिंग। पहले तो आप याद रखिए ये एक फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इरेगुलर और फ्लक्चुएटिंग टेम्परेचर और लो टेम्परेचर। यहाँ पे ये इमेज है। क्लोजर स्पेसिंग होगा तो कैलिक्स स्प्लिटिंग चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। लो बोरॉन कंटेंट होगा तो कैलिक्स स्प्लिटिंग चांसेस ज़्यादा है। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? ऑब्वियसली अगर लो बोरॉन हुआ तो फिर हम बोराक्स स्प्रे करेंगे 0.1% एंड एक रबर बैंड भी आप कैलिक्स में बांध सकते हैं। आज आई प्रॉमिस्ड मैं आपको पूरी तरह एक्सपर्ट बना दूंगा क्वेश्चन आंसर में। मतलब कुछ भी क्वेश्चन आए कार्नेशन के रिलेटिव आप कर सकते हैं, इसीलिए ये स्लाइड देना मैं जरूरी समझा। पहले तो कार्नेशन की साइंटिफिक नेम डायंथस कैरोफाइलस, तो फिर इससे फैमिली आपको पता चल जाएगा कैरोफाइलसी। ओके, तो फिर इसका ये चीज क्या है, डायंथस का मीनिंग क्या है, कैरोफाइलसी का मीनिंग क्या है, ये तो आपको जानना पड़ेगा। पहले तो डायंथस का मीनिंग ये एक ग्रीक वर्ड है, गॉड और डिवाइन मतलब डायोस एंड एंथोस मीनिंग फ्लावर। सो गिफ्टेड फ्लावर, गॉड फ्लावर, डिवाइन फ्लावर आ सकता है एग्जाम में। गॉड फ्लावर किसे बोलते हैं तो आपको क्लिक करना है कार्नेशन और डायंथस कैरोफाइलस साइंटिफिक नेम भी याद रखना है। ओके, कैरोफाइनस ऑल्सो एक ग्रीक वर्ड है और कैरियन मीनिंग नट एंड फाइलन मीनिंग लीफ। तो नॉट लीफ अगर आएगा तो फिर ऑल्सो आपको क्लिक करना है कार्नेशन। एंड ये नेशनल फ्लावर ऑफ स्पेन है, ये आईसीआर में आ चुका है, नेशनल फ्लावर ऑफ स्पेन कार्नेशन। मैं आपको साथ ही साथ आईबीपीएस में आईसीआर में जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी सवाल आया था मैं आपको बताते चलूंगा। इसी तरह आपका थ्योरी भी कंप्लीट हो जाएगा, एमसीक्यू भी कंप्लीट हो जाएगा। डीडीए-एसओ के सिलेबस में क्लियरली मेंशन है हम सारे के सारे फ्लावर का प्रोपागेशन याद रखेंगे, ये क्लियरली लिखा गया है वहां पे। अगर आप डीडीए-एसओ का सिलेबस नहीं देखें पहले उसे देख लीजिए। टर्मिनल कटिंग्स से प्रोपागेट होता है कार्नेशन जिसको डायंथस भी बोलते हैं। कटिंग्स को प्लांटेड करते हैं पॉट रेज में, उसके बाद ये ग्रो होता है। मैं सिर्फ आपको एक बार्ड आई व्यू दे देता हूं। नेक्स्ट, बॉड ब्लास्ट इज ए प्रॉब्लम इन, ये तो बहुत सारे ऑर्नामेंटल प्लांट्स के नाम लिखा है, लिली, एस्ट्रोमेरिया, क्राइसैंथेमम। क्राइसैंथेमम हम डिस्कस कर चुके हैं, लिली हम डिस्कस कर चुके हैं। ये एक नया फ्लावर है, इसके बारे में मैं आज डिस्कस कर दूंगा। यू ट्राई टू आंसर व्हिच ऑप्शन इज करेक्ट। बॉड ब्लास्ट लिली में भी देखा जाता है, एस्ट्रोमेरिया में भी देखा जाता है, तो फिर द आंसर इज ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी। देखिए यहाँ पे बॉड ब्लास्ट ऐसा दिखता है और ये एक नॉर्मल बॉड है। आप कंपेयर कर सकते हैं अच्छे बॉड और बुरे बॉड से। बॉड ब्लास्ट ऐसे दिखता है। ओके, सो जानते हैं बॉड ब्लास्ट क्या है। बॉड ब्लास्ट इज ए टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब फ्लावर्स दैट हैव प्रीमैच्योरली aborted बिफोर और सून आफ्टर ओपनिंग ऑफ फ्लावर्स। ओके, मतलब फ्लावर ओपन होने से पहले और सून आफ्टर अगर वो डैमेज हो जाता है तो फिर उसे हम बोलते हैं बॉड ब्लास्ट। फ्लावर्स डेवलप टू ए सर्टेन पॉइंट एंड सिंपली स्टॉप ग्रोइंग। हमें फुली ग्रोन फ्लावर चाहिए, अगर स्टॉप ग्रोइंग हो जाएगा तो फिर हमारे इकोनॉमिक लॉसेस होगा, हम हार्वेस्ट क्या करेंगे। द कॉज ऑफ बॉड ब्लास्ट इज ए प्रॉब्लम इन द एनवायरमेंट, ये भी एनवायरमेंट है। आज बहुत सारे डिजीज हमने पढ़ा, वो सारे के सारे रिलेटेड टू एनवायरमेंट, फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर। कहाँ के भी पेस्ट एंड इंसेक्ट की बात नहीं आया और पैथोजन की भी बात नहीं आया। ये याद रखिए, कौन सा डिजीज पैथोजन से हो रहा है, कौन सा डिजीज इंसेक्ट पेस्ट से हो रहा है, कौन सा डिजीज एनवायरमेंट से है, कौन सा डिजीज फिजियोलॉजिकल डिजॉर्डर है, ये आपको याद रखना है।
सो बॉड ब्लास्ट एक एनवायरनमेंट कंडीशन की वजह से हो रहा है। तो फिर क्या क्या चीज है जिसको हम मेंटेन करना है, क्या क्या रीजन हो सकता है? इम्प्रॉपर वाटरिंग, अगर आपने प्रॉपर वाटरिंग नहीं करेंगे तो फिर बॉड ब्लास्ट हो सकता है। ओके, अगर अंडर वाटरिंग होगा तो फिर क्या होगा? प्लांट्स टू रिडायरेक्ट वाटर फ्रॉम एनलार्जिंग बॉड्स टू फूड प्रोड्यूसिंग एरिया इन एन एक्ट और सेल्फ प्रिजर्वेशन। ओके, प्लांट क्या करेगा? वाटर एनलार्जिंग बॉड से एब्जॉर्ब कर लेगा फॉर फूड प्रोड्यूसिंग। तो फिर क्या होगा? वो बॉड डेवलप नहीं हो पाएगा और बॉड ब्लास्ट आ जाएगा। अगर आप ओवर वाटरिंग देंगे तो फिर क्या होगा? रूट रॉट होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, फंगल इन्फेक्शन होने का चांसेस ज़्यादा है। तो फिर फ्लावर बॉड्स में इन्फेक्शन होकर फ्लावर बॉड मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इनडायरेक्टली फंगस कर रहा है, पर रीजन तो होता है ओवर वाटरिंग ना, इसीलिए हम इसको एनवायरमेंटल कॉज में गिनते हैं। Water plants when the top 2 inches of the soil is dry and add 2 or 4 inches of organic mulch to keep moisture level more even. So ऐसा करके हम वाटर लेवल को मेंटेन कर सकते हैं। ऑर्गेनिक मैटर एक अच्छा सा होता है वाटर को ऑब्जर्व करने के लिए। ऑर्गेनिक मैटर वाटर को पकड़ के रखता है, वाटर लेवल को मेंटेन रखता है। देन आता है टेम्परेचर एक्सट्रीम, ये भी एक कॉज है बॉड ब्लास्ट होने का। अगर बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर हो जाता है तो फिर चांसेस बढ़ जाता है, अगर बहुत ही हाई टेम्परेचर हो जाता है तब भी चांसेस बढ़ जाता है। तो फिर टेम्परेचर को मेंटेन करना जरूरी है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्यों होता है, मैं जस्ट बता देता हूँ। अगर एक्सट्रीम मतलब टेम्परेचर फ्लक्चुएट होगा तो फिर क्या होगा? प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा। तो फिर क्या होगा? प्लांट स्ट्रेस में आ जाएगा तो फिर वो बॉड को ड्रॉप कर देगा, क्योंकि वो एक्स्ट्रा लोड नहीं ले सकता, ऑलरेडी स्ट्रेस में है प्लांट। इसलिए लाइटनिंग भी एक फैक्टर हो सकता है, रॉन्ग लाइटनिंग। ओके, या पढ़ लीजिए, और ह्यूमिडिटी भी। अगर मैं पढ़ूंगा और डिस्कस भी करूंगा और सारे के सारे ऑप्शन डिस्कस करूंगा, ये वीडियो 1 घंटे का हो जाएगा। इसीलिए आप भी थोड़ा पढ़ लीजिए, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। अल्स्टोमेरिया के बारे में बताना तो पड़ेगा क्योंकि एक नया फ्लावर है। एंड लिली यू कैन सी इन आवर प्रीवियस वीडियोस। लिलियम आप सर्च करेंगे, लिलियम एग्रीसिल भी आपको मिल जाएगा, क्राइसैंथेमम एग्रीसिल भी आपको मिल जाएगा, रोज एग्रीसिल भी आपको मिल जाएगा। और डायरेक्ट यू गो टू आवर प्लेलिस्ट ऑर्नामेंटल हॉर्टिकल्चर, आपको सारे के सारे वीडियो मिल जाएगा। तो अल्स्ट्रोमेरिया इसको कॉमनली कहते हैं पेरुवियन लिली, और इसको लिली ऑफ इनकैस कहते हैं। ओके, लिली ऑफ इनकैस, इसका फैमिली है एस्ट्रोमेरियासी और ये नेटिव है साउथ अमेरिका से। देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल फ्लावर है, वेराइटीज है डिफरेंट कलर का। सो आवर लास्ट क्वेश्चन, ब्लाइंड शूट इज ए डिजॉर्डर ऑफ, ये हम अभी डिस्कस किए, मैं दोबारा डिस्कस नहीं करूंगा, पर बता देता हूँ। रोज का वीडियो आप देख सकते हैं। कार्नेशन ऑलरेडी इज देयर, ग्लैडियोलस हम बहुत ही अच्छे से डिस्कस किए हैं। कॉर्म क्या है, कॉर्मेल क्या है, अगर आप कॉर्मेल में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते तो फिर ग्लैडियोस का वीडियो देखिए। तो फिर इसका आंसर है रोज। सो होप यू अंडरस्टूड वेल। इफ यू हैव एनी डाउट, go for comment section, comment me, I'll definitely answer you. Save tree to save life. All the best for your exam. Thank you.